पीएम नरेंद्र मोदी का 3 देशों का यूरोप दौरा संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस के एलिसी पैलेस में स्वागत के दौरान राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी मौजूद रहीं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण के लिए एक एजेंडे पर सहमति जताई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बैठक की जानकारी दी है और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी पीएम के यूरोप दौरे के बारे में बताते हुए ट्वीट किया कि पीएम की इस यात्रा के दौरान उन्नत व्यापार और निवेश संबंध, नवोन्मेष और कौशल विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा और साथ ही हमारे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना का मजबूत विस्तार किया गया है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में बुधवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ शिखर वार्ता में व्यापार, निवेश और तकनीक में साझेदारी बढ़ाने की अपील की। नॉर्डिक देश खासतौर पर हरित ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के एक दूसरे के पूरक निश्चित तौर पे आने वाले समय में बनेंगे। और साथ ही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड की प्रधानमंत्री भी शामिल हुई। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्सडोत्तिर, नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी समकक्षों से आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेता नवंबर 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शुरू की गई कार्य योजना 2020-24 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम नई दिल्ली में 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मृति व्याख्यान के दौरान संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वायुसेना संघ द्वारा वायुसेना सभागार सुब्रतो पार्क में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वायुसेना संघ के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, सेवानिवृत्त के अलावा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस लेक्चर का पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के हमारे कई नायकों को इतिहास की किताबों में वो पहचान, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने ऐसे महापुरुषों और महिलाओं के बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया, जिससे नई पीढ़ी को उनके नवोन्मेष के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में पता चल सके। उपराष्ट्रपति ने ये बात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ हेमवंती नंदन बहुगुणा की जीवनी के विमोचन के मौके पर कही। उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा के निर्भीक और निडर नेता के रूप में प्रशंसा भी की। बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने अहम कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया। इस कदम से कंपनियां और लोगों के लिए कर्जा लेना अब महंगा होगा। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 3 महीने से लक्ष्य की उच्चतम सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 2% घट बढ़ के 7
4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी तय हुई है। तय कार्यक्रम के बिना हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर बढ़ाने का निर्णय किया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सबसे बड़ा आईपीओ खुल चुका है। पहले दिन एलआईसी आईपीओ रिकॉर्ड 65% सब्सक्राइब हो चुका है। एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स ने रिजर्व कोटे का 1.91 गुना सब्सक्राइब किया। एलआईसी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व किए गए हिस्से का 112%, जबकि रिटेल निवेशकों के हिस्से का 58% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई तक खुला रहेगा। बोली लगाने वालों के डीमेट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा और ये शेयर 17 मई को कारोबार के लिए सूचीबद्ध होंगे। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा से लगे अग्रिम इलाकों का दौरा भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह हरिदासपुर बीओपी में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और पीएससी की 2 कंपनी की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओडिशा में बजरंगनगर, केरल में त्रिकाकारा सीट और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को उपचुनाव होना है। मतगणना 3 जून को होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और तेलंगाना और केरल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज हैदराबाद पहुंचने के बाद जेपी नड्डा तेलंगाना राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम को महबूबनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति साथ ही विधायक रवि राणा को मुंबई सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुबह अदालत ने रिहाई के आदेश मिलने के बाद भाईखरा और तलोजा जेलों में दोनों की रिहाई होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज तिरुपति शहर का दौरा करेंगे और तिरुमाला में कई विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री श्रीनिवास सेतु गरुड़ वरधि के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और टीटीडी द्वारा वित्त पोषित दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी एसवी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड एडवांस रिसर्च द्वारा स्थापित कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने के लिए ओडिशा के कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने वाले निरंजन पटनायक की जगह किसी नेता को ये जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं से आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने को कहा गया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक संदिग्ध भूमिगत सीमा पर सुरंग का पता लगाया है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद संगठन के 2 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आवास पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकास के एक्सप्रेस वे पर पूर्वोत्तर को ले जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालिया योजना के तहत 40 लाख किसानों के खातों में
804 करोड़ रुपए भेजे हैं। नवीन पटनायक ने कहा कि किसानों ने देश भर में खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में सरकार उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कृषि में सुधार के लिए कालिया सब्सिडी का उपयोग करने की सलाह भी दी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण क्षेत्र के कामगारों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें बस का पास निःशुल्क देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम में कुछ कामगारों को बस पास दिए। सरकार ने 10 लाख पंजीकृत कामगारों को 600 रुपए दिए हैं। जोधपुर में दंगों के बाद कर्फ्यू 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कर्फ्यू 6 मई रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस मामले में अब तक 141 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 13 पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब आपको बता दें, अब नजर हम डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। और सबसे पहले बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज यूक्रेन युद्ध पर बैठक करेंगे। ये बैठक अमेरिका द्वारा बुलाई गई है। अमेरिका मई महीने के लिए 15 सदस्यीय निकाय का अध्यक्ष है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े कदमों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध और युद्ध अपराधों के संदिग्धों पर प्रतिबंध शामिल है। मारियुपोल के अज़ोवस्टल में 5 मई से 7 मई तक संघर्ष विराम पर हुए सहमत यूक्रेन और रूस। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि मारियुपोल से 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को डेनमार्क की संसद को संबोधित किया। डेनमार्क के लिबरेशन डे पर बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 1993 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल ने कल एक अविश्वास प्रस्ताव जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल पर देश की खराब आर्थिक स्थिति और अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स पार्टी के नेता सजित प्रेमदासा द्वारा यह प्रस्ताव संसद के अध्यक्ष को भेजा गया है। राजपक्षे और उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आर्थिक संकट के विरोध में 6 मई को कोलंबो बंद रहेगा। आईआईटी कानपुर से पढ़े अरविंदम कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। उन्हें बैंक ने क्लास बी निदेशक चुना है। वो इस समय आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री आज जापान के समकक्ष फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। दोनों देश रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने पर जोर देंगे। भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता के बीच आज ओपेक देशों की 28वीं बैठक है। ये बैठक वैश्विक स्तर पर अहम महत्व रखती है, क्योंकि ये बैठक तब हो रही है जब यूरोपीय संघ रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने की रणनीति बना रहा है और चीन में कोरोना की वजह से लगे सख्त लॉकडाउन की वजह से तेल की मांग में कमी आई है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। यह फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर सभी आम उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता रहेगा, लेकिन व्यावसायिक और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए आंशिक शुल्क लगाया जा सकता है। हाल ही में ट्विटर को खरीदने वाले मस्क ने कहा कि वो इस प्लेटफॉर्म पर नई सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं।